नमस्कार दोस्तों। आज है 10 अक्टूबर और आज के हमारे द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में हम जो कल के एडिटोरियल के आर्टिकल है उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जो मैं इसे कल कवर नहीं कर पाया था। इस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि ब्रिटेन अपनी आखिरी कोल फायर्ड ट्रांसप्लांट को बंद कर रहा है। ये ग्लोबल एनर्जी प्रोडक्शन में एक माइलस्टोन शिफ्टिंग है। यूनाइटेड किंगडम की कोयला फेज आउट की ग्लोबल लेवल पर इसे पोर्ट्रे किया जा रहा है। ये एक्सपेरिमेंट ब्रिटेन जैसे कई विकसित देशों के लिए अच्छा है, पर डेवलपिंग कंट्री और लीस्ट डेवलप देशों के लिए इतना कुछ अनुकूल नहीं रहेगा। इसकी शुरुआत 2015 के पेरिस प्लेज से हुई है, ऐसा कंसिडर नहीं किया जा सकता है। एक्चुअली इसकी शुरुआत जो है वो पहले से ही चली आ रही है। 1952 में लंदन के अंदर जो एक ग्रेट स्मॉग डिजास्टर्स आया था और उसी समय 1956 में कुछ एनवायरनमेंट्स से लेकर कुछ नियम बनाए गए, जैसे 1956 का क्लीन एयर एक्ट। उस समय नॉर्थ सी के अंदर नेचुरल गैस के बारे में भी डिस्कवरी की गई थी। इसी इसी कारण ब्रिटेन ने सोवियत यूनियन से कोयला इंपोर्ट करना बंद कर दिया था और उन्होंने अपने ही रीजन के नॉर्थ सी के रीजन के अंदर माइनिंग स्टार्ट कर दी थी। और ये माइनिंग इतनी की कि उस माइनिंग एरिया में कोयले का रिजर्व ही कम हो गया। फिर इकोनॉमिकली ये माइनिंग एरिया कमज़ोर हो गया और इसी कारण एनर्जी प्रोडक्शन करने का खर्चा भी उनके लिए बढ़ गया था। इस प्रॉब्लम को देखते हुए 1980 में 20 माइंस को मार्गारेट सरकार ने, जो कि उस समय की गवर्नमेंट थी, ये माइंस को बंद कर दिया। वहाँ पर माइनिंग वर्कर्स प्रोटेस्ट भी कर रहे थे क्योंकि वो लोगों की जॉब लॉस हुई थी और इसके कारण उस एरिया में पॉवर्टी प्रॉब्लम्स भी बढ़ गई थी। बट ये सब प्रॉब्लम्स को इग्नोर करके फिर भी वहाँ की सरकार कार्बन का एमिशन को कम करने में ही लगी थी। अभी कार्बन का नेट ज़ीरो एमिशन करने के लिए इंडिया से कंपेयर करते हैं। 2021 के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो कि ग्लासगो में हुई थी, उस समय इंडिया और चाइना फाइनल डिक्लेरेशन में कुछ बदलाव करने के लिए डिमांड कर रहे थे। ये दोनों कंट्री ने इस कोयला फेज डाउन और फेज आउट में पार्टिसिपेशन नहीं किया था क्योंकि ये स्टेप उनके लिए उस समय लेना फिजिबल भी नहीं था। वैसे इंडिया ने 2017 का वैसे सॉरी गाइज, क्योंकि ये इंडिया ने 2070 का टारगेट रखा है इसके बारे में कार्बन नेट ज़ीरो एमिशन करने के लिए, और 2050 तक उस एनर्जी के नीड को पूरा करने के लिए रिन्यूएबल सोर्सेस से इसे किया जाएगा, ऐसा इंडिया ने प्रतिज्ञा ली है। कार्बन का एमिशन करने में यूके और चाइना के बाद हम तीसरे नंबर पे आते हैं। 1882 में ब्रिटेन ने अपना कोल फायर्ड प्लांट बनाया था और इसी प्लांट से ब्रिटेन अपने देश के अंदर घरों में बिजली, इंडस्ट्री को पावर भी सप्लाई करते थे। उसी दौरान इस प्लांट के कारण 1920 में कोल एम्प्लॉयमेंट भी पीक पर पहुंची थी। उस समय 1.2 मिलियन माइनर्स को रोज़गार भी मिल रहा था। 1913 में ब्रिटेन कोयले के एक्सपोर्ट को लेकर जागतिक लेवल पर डोमिनेट कर रहा था। अकेला ब्रिटेन ग्लोबल का 30% कोयला एक्सपोर्ट भी कर रहा था बाकी अदर्स कंट्री को। नेचुरल गैस, विंड, न्यूक्लियर से एनर्जी शिफ्टिंग से पहले ब्रिटेन 90% अपनी एनर्जी अकेले कोयले से जनरेट कर रहा था। हमारे इंडिया में हमारी पहली कोल माइन रानीगंज थी, जो वेस्ट बंगाल और झारखंड में आती है। इसे 1774 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन राज्यों में कोयले को ज़्यादा एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इसी राज्यों में कोल माइंस संख्या भी ज़्यादा है। इंडिया पहला पावर प्लांट 1920 में हैदराबाद के अंदर बनाया गया था, जिसका नाम हुसैन सागर थर्मल पावर स्टेशन है।
इसे निज़ाम के रूल में बनाया गया था। इंडिया अभी भी कोयले का प्रोडक्शन और कंजप्शन करने के मामले में उस ऊंचाई पर पहुंचा नहीं जिसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इसके लिए 2030 या 35 तक का ऐसा पॉसिबल होगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। इस स्पॉट पर ब्रिटेन 80 साल पहले से ही इस लेवल पर पहुंच गया है। हमारे देश के अंदर कोल माइन से हम 3,40,000 लोगों को रोज़गार देते हैं। ये कोल सेक्टर हमारे देश में काफ़ी लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करता है। ब्रिटेन का कोयले का पर कैपिटा कंजप्शन हमारे देश से 3 गुना ज़्यादा है। इसलिए हमारे लिए अभी के कंडीशंस में ऐसा कोयले का फेज आउट करना ऐसा डिसीजन लेना इम्पॉसिबल है। और ब्रिटेन से हम सीख सकते हैं कि अचानक फेज आउट करने का प्रॉब्लम्स ब्रिटेन ने कैसा झेला है। उन्होंने काफ़ी लोगों का जॉब लॉस किया है और ये प्रॉब्लम्स हमारे फेज आउट करने से हमारे देश में भी इसे देखा जा सकता है। अभी हमारे पास 45 ईयर्स से नेट ज़ीरो एमिशन करने के लिए। हम इन सालों में हमारे माइनर्स को रिट्रेनिंग दे सकते हैं प्लांट को डीकमीशन करने के लिए। अब इस पीपीटी में कुछ पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए, आप इस पीपीटी में देख सकते हो। हमारा दूसरा आर्टिकल काफ़ी इंटरेस्टिंग है इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस आर्टिकल में कैसे हमारे इंडियन ने पैलेस्तीन से शिफ्टिंग की है। इंडिया पहले पैलेस्तीन के साइड्स लेता था कॉलोनियल के टाइम पर जैसे ही कोल्ड वॉर ख़त्म हुई हमने हमारा स्टैंड को हमारे स्टैंड को भी हमने वहाँ से शिफ्ट कर दिया। इज़राइल के साथ हम अलाइन हो गए। पैलेस्तीन को लेकर पैलेस्तीन को कम्प्लीटली इग्नोर करके हम इज़राइल के साथ अलाइन हो गए। फिलिस्तीन पर भारत की उभरती नीति हिंदुत्व के उदय से इनसेपरेबल है। भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार ने हिंदू नेशनलिस्ट वर्ल्ड व्यू के आधार भारत की डिप्लोमेसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है। ये आइडियोलॉजिकल बदलाव इजराइल के साथ बढ़ती एफिनिटी में प्रकट हुआ है, जिससे भारत इस्लामिक टेरर के थ्रेट का एक विक्टिम हो गया है। ऐतिहासिक रूप से फिलिस्तीन के लिए भारत का समर्थन उसके एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल, एंटी रेसिज्म से रिलेटेड था। हालांकि न्यू इंडिया में इससे कम्युनल लेंस से कनेक्ट किया जा सकता है। जो लोग फ़िलिस्तीन प्रोटेस्ट करते हैं या फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं और उनके लिए सॉलिडेरिटी दिखाते हैं, उन्हें देश विरोधी बताया जाता है। क्या आपको भी ये सही लगता है? कमेंट करके बताओ मुझे। मेरे अकॉर्डिंग कहीं पर भी किसी भी कंट्री में किसी ह्यूमन बींग्स को मारा जाता है तो उसे हमारे द्वारा कंडेम भी करना ही चाहिए एज अ ह्यूमन बींग। पर ऐसा देश विरोधी किसी को बोलना ये किसी भी हद तक सही नहीं है। यार वो भी इंसान ही है ना, इसे किसी समाज से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। पर हमारी मीडिया अलग तरीके से इस पॉइंट को एग्जेगरेट कर कर उसे एक अलग ही नरेशन दे देते हैं। अगर किसी को सपोर्ट करना या नहीं करना ये हमारे देश की डिप्लोमेसी को देखकर हम ये काम करते हैं। अभी हमारे देश में जो भी लोग फिलिस्तीन को सपोर्ट करते नज़र आ रहे थे, उन्हें अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। फिलिस्तीन के ऊपर भारत के तरफ से कोई स्टैंड न लेना उसे न केवल डिप्लोमेटिकल के एंगल से बल्कि आइडियोलॉजिकल भी इजराइल के साथ अच्छे संबंध बनने में इसने हेल्प की है। भारत के बदलाव को प्रेरित करने वाला दूसरा फैक्टर है वैल्यू बेस से डिप्लोमेसी की ओर है। नेहरू जी के काल में भारत की विदेश नीति एंटी कॉलोनियलिज्म से काफ़ी डीप तक जुड़ी हुई थी, जिसमें नेहरू जी फिलिस्तीन को स्ट्रॉन्ग बैकिंग करते थे। कोल्ड वार के एंड के दौरान उस आइडियोलॉजिकल अप्रोच से ज़्यादा वहाँ
ट्रांजैक्शन रिलेशन पर फोकस देना शुरू हो गया था। अभी इंडिया का इजराइल के साथ बायलैटरल ट्रेड $10 बिलियन तक पहुंच गया है। डिफेंस, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, इस कोऑपरेशन में इजराइल एक वैल्यूएबल पार्टनर बना है। इस संबंधों को डिहाइपनेशन माना जाता है। डिहाइपनेशन मतलब जिन्हें पहले एक साथ माना जाता था, अब इसे अलग अलग दर्शाता है। ऐसे पॉलिसी में बदलाव आना ये आज की बात नहीं है। ये पहले भी 1990 के दशक में वेस्ट एशिया में काफ़ी बार हुआ है। हम ऐसा क्यों करते हैं? इसका मेन रीज़न है हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा हमें करना पड़ता है। फिलिस्तीन को सपोर्ट ना करना ये भी इसी दृष्टिकोण में आता है। वो कंट्री हमारी दुश्मन थोड़ी है, पर हम हमारे ज़रूरत के लिए डिप्लोमेटिक पॉलिसी का यूज़ करते हैं। हम ग्रेट पावर बनने का भी एक एस्पिरेशंस रखते हैं। इसी को लेकर हमने यूक्रेन और रशिया के बीच मीडिएटर का भी रोल प्ले किया है। इस पूरे मुद्दे में ग्रेट गेम खेली जा रही है। जैसे यूएसए और इजराइल एक दूसरे के एले हैं, और यूएसए इजराइल को ईरान के मामले में भी उन पर वार करने के लिए भी सपोर्ट करने की बात करता है। वेस्ट एशिया कई मुद्दों को लेकर चीन अमेरिका के साथ भारत का गठबंधन भी इसमें योगदान देता है। अभी इजराइल और गाज़ा के बीच वार चली आ रही है, उसमें काफ़ी लोगों की जान गई। फिर भी हमारा इस पर ज़्यादातर हमारे तरफ से कोई भी इसमें बात कही नहीं गई। हम हमेशा ही ऐसे मामले में न्यूट्रल रहते हैं। हमारा फोकस हमारे इजराइल के साथ संबंध मजबूत करने में है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इस नए दौर में इंडिया एंटी कॉलोनिस्ट स्ट्रगल्स के अपने मेन रोल से दूर होता दिखाई दे रहा है। इंस्टेड इंडिया ने वैल्यूज़ के बजाय नैरो इंटरेस्ट पर फोकस किया है। अभी नेक्स्ट आर्टिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। क्या आपने कभी सुना है क्या चिट्टी ऊपर से गिरती है तो उसे चोट लगती है या नहीं? आपने ऐसा देखा है, ज़रूर देखा ही होगा। किसी बॉडी का फॉल होना वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन पर डिपेंड होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स की स्ट्रेंथ फॉलिंग ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। भारी ऑब्जेक्ट ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं कंपेयर टू लाइटर वंस। अगर किसी ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया बड़ा है तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा से ज़्यादा ही होगा उस ऑब्जेक्ट को। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एयर के थ्रू गिरता है तो रेजिस्टेंस, अट्रैक्शन, ये दोनों ही एक दूसरे से compete करते हैं। चींटी के केस में ग्रेविटी की फोर्स पूरी तरह से बैलेंस किया जाता है रेजिस्टेंस से, इसीलिए चींटी जो है ना वो सेफली लैंड करती है हमारे ज़मीन पर। ओके गाइज, आज का हमारा द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस का डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल की वीडियो में। इसी तरीके से इस लेक्चर के लिए दोस्तों ये वीडियो बनाते समय काफ़ी मेहनत लगती है। जैसे सुबह उठने, द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना और उसका जिस्ट तैयार करना, इसमें काफ़ी समय लगता है। आसान नहीं है। शुरू में लगता था कि आसान होगा। कोई भी एजुकेशनल वीडियो बनाना उस पर काफ़ी रिसर्च भी करना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि इस चैनल पर और ज़्यादा लोग इससे कनेक्ट हो, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुँचे और इससे उन्हें भी ज़्यादा फ़ायदा मिले। गाइज, मैं ये अपनी वीडियो लाइव ला सकता हूँ ताकि आप लोग सुबह में इसे जल्दी देख सके, पर हमारे उतने सब्सक्राइबर नहीं कि मुझे लाइव के ऑप्शन अभी मिल जाए। जब हमारा परिवार बढ़ेगा तब जाके हम इसे लाइव करना चालू कर देंगे।
अभी ये वीडियो भी इम्पोर्टेंट है, मैं कम टाइम में आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता हूँ, मेन आर्टिकल ही डिस्कस करता हूँ, मतलब आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए कम समय में आपको ज़्यादा नॉलेज देता हूँ। ज़्यादा तो फैक्ट्स के बारे में ही आपसे डिस्कस करता हूँ, बाकी एनालिटिकल जो थिंकिंग है वो तो आप कर ही लोगे। ओके गाइज।